हाँ तो भाई, हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। ठीक है। आज इस लेक्चर में हम नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो बता देता हूँ आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा एनपीसीआई और उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है। एनपीसीआई और उसके प्रोडक्ट्स। एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे, क्यों है, क्या है, किस लिए है। फिर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसने क्या क्या चीज़ों को क्रिएट किया है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही आज का लेक्चर होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ। तो पढ़ते हैं। एनपीसीआई फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना किसने की इसकी? तो आरबीआई ने और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलके इसको बनाया है। आरबीआई तो हमें पता ही है आपको, सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ये क्या है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है? एक ग्रुप है इंडिया के बैंक्स का। तो जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितने भी बैंक ऑपरेट करते हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना एक वो बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया है। तो इस ग्रुप को उन्होंने अपने किस लिए बनाया? कोऑपरेशन के लिए। कोऑपरेशन के लिए और चीज़ों को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। तो इन दोनों ने मिलकर इस एनपीसीआई को बनाया। एनपीसीआई क्या है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसके अंडर ही सारी चीज़ें आती हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? रिटेल पेमेंट से रिलेटेड। रिटेल पेमेंट यानी कि पेमेंट्स रिलेटेड टू शॉप्स। ठीक है। या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उससे रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनको हम रिटेल पेमेंट्स में रखते हैं। फिर है सेटलमेंट सिस्टम्स। जितने भी तरीके के सेटलमेंट सिस्टम्स हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं। चलो, जैसे कि हमारा आईएमपीएस हो गया, वो वो सब। और ये 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी प्योरली गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक। और नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी इनका जो मोटिव वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना है देशवासियों को। इनके ऑब्जेक्टिव, इसको बनाया क्यों? रोबस्ट, सिक्योर एंड इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, यानी पेमेंट्स को आराम से किया जा सके, सिक्योर तरीके से किया जा सके, इजीली किया जा सके, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है। कि आप कहीं पर भी हो दुनिया में, आप वहाँ से अपना पेमेंट कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान, और आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर रहे। ठीक है। किसी गलत हाथ में ना जाए आपका पैसा और आपका सब कुछ, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया इसको। ठीक है। 2007 में ये एक्ट आया, इसको स्टैब्लिश किया गया 2008 में। ये बता दिया मैंने आपको। लीगल बेसिस, यानी कि ये अपनी पावर्स जो है और अपनी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से ड्राइव करता है? वो ये इस लॉ से ड्राइव करता है, जो कि है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। तो ये एनपीसीआई, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे काम करती है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस एक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन जब अगर हम लॉ का पढ़ेंगे तो हम इसको तब पढ़ सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी भी है, तो इसलिए जो कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं वो भी इस पे अप्लाई होते हैं। देखो, ध्यान दो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर मल्टीपल एक्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के अंदर ही आएगी, ये और एक्ट्स के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि है तो ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ही ना, ये है। फिर मिशन हमने पढ़ ही लिया क्यों है, क्या है। अब आ जाते हैं इसका रोल्स और फंक्शंस क्या है।
तो आपको ना ये जो कीवर्ड्स हैं ये ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ आप थोड़ी याद कर पाओगे। तो ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखो, इन कीवर्ड्स का मतलब समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो पेमेंट्स के लिए किया गया है, रिटेल पेमेंट्स के लिए यानी गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन के लिए। इंटर बैंक सेटलमेंट, वो भी इसको उसमें एक फैसिलिटी को ऐड किया गया है कि अगर बैंक्स अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे बैंक को करना चाहे तो इंटर बैंक ट्रांसफर्स ऑफ मनी हो पाए, तो वो है स्टैंडर्डाइजेशन। फिर पेमेंट्स को अलग अलग तरीके से ना लेके एक प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो दे दिया जाए, उसी से वो पेमेंट हो पाए, उसको भी इन्होंने एम किया है, यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया पेमेंट को। जैसे कभी कोई पहले कार्ड से कर रहा था, कोई कैश से कर रहा था, ठीक है, कोई लोन ले रहा था, क्योंकि क्योंकि हर किसी के पास रेडिली कैश अवेलेबल नहीं होता हर समय पे। तो ये सब दिक्कतें जब लोग फेस कर रहे थे तो एनपीसीआई ने क्या किया कि ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि अब तुम आराम से, आपको ये ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बना दिया कि जहाँ पे ये सारा काम एक साथ हो पाएगा। तो यानी आपने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया और हर काम को करने का एक कॉमन रास्ता निकाल दिया। तो वो ये स्टैंडर्डाइजेशन का जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है। फिर है इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? अब ये नई टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ अ न्यू टेक। वैसे तो कई साल पुरानी हो चुकी है, बट वैसे तो नई टेक्नोलॉजी है ना। पहले लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे थे, उनको कार्ड की ज़रूरत पड़ रही थी, या कैश से कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें बस उनका अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट को लिंक करना है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी, और आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। तो इनोवेशन किया गया है इसमें, और इसको भी इनोवेशन में भी इसके कई सारे मॉडल्स लेके आए गए हैं, जैसे कि यूपीआई है, रुपे है, आईएमपीएस, एईपीएस, बीबीपीएस, ये सब। और इनको हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी है। अब ये जो है ये सिक्योरिटी मेंटेन करके रखता है, जो आपका यूपीआई है। तो आपका जो कैश है वो सिर्फ वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसको जाना होगा, और वो कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम एनपीसीआई के अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने और किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो आईएमपीएस है, एईपीएस है, बीबीपीएस, एनएसीएच, एनएफएस और एनईटीएस। आईएमपीएस तो हमने कल ही पढ़ा था। एईपीएस है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आधार कार्ड की मदद से हम क्या करते हैं, बैंकिंग कर पाते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, उसकी वजह से आप कई सारे बैंकिंग के फंक्शन को अवेल कर पाएंगे, गिवन कि आपके पास एक हार्डवेयर भी है, मॉडर्न हार्डवेयर। फिर है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये जो है बिल पे करने के लिए है, जैसे डीटीएच, मोबाइल वगैरह का बिल अगर आपको पे करना है तो आप बीबीपीएस का यूज़ कर सकते हो। एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। अगर बहुत सारे बल्कि ट्रांजैक्शंस करने हैं आपको, जैसे सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, ईएमआई को कलेक्ट करना है, तो आप एनएसीएच का यूज़ कर सकते हैं। एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये हमारा एटीएम्स के लिए है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे अलग अलग पेमेंट्स करने के लिए आपको एक अलग अलग सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है। ये इसलिए भी किया गया है जिससे कि एक सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना पड़े। अब एक सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो इफ़िशिएंटली वर्क कर पाएगा, ठीक है। दूसरा, एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हो गया चीज़ों का, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का पेमेंट करना है तो आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाके पेमेंट करना होगा। फिर है एनईटीएस, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो अब जो आपका टोल टैग होता है, टोल टैक्स जो होता है, जो आप टोल पे जाके पे करते हो, वो हमारा किस चीज़ से ट्रांसफ़र होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से। तो हमने देखा कितने सारे ये पेमेंट सिस्टम्स एक्टिव हैं और एग्जिस्ट करते हैं, और इनके पर्टिकुलर डोमेन है, इनकी एक फिक्स्ड डोमेन है, ठीक है। रेगुलर ट्रांजैक्शन करने हैं, आईएमपीएस से करो।
कुछ अगर इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है तो वो एईपीएस से कर सकते हैं, बीबीपीएस से बिल पे करोगे, एनएसीएच है हमारा बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करने हैं वो उससे आप कर पाओगे। अब इतने सारे हमने बनाए भी इसलिए हैं कि अगर एक सिस्टम अगर कोई फेल होता है तो बाकी सारे जो सिस्टम्स हैं वो अपनी जगह वर्क करते रहे, ठीक है। तो कोई इंटर इन डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और जो मॉडर्न इकोनॉमीज होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज होती हैं जैसे कि इंडिया की है, वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलो, फिर है की प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई। तो यहाँ पे अब हम उन की प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं या सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसमें तीन आ जाते हैं, यूपीआई, भीम, यूपीआई लाइट, ठीक है, यूपीआई 1 2 3 पे करके, और हमारा रुपे कार्ड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसी वजह से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा यूपीआई के बारे में, ठीक है, एक सेकंड। तो यूपीआई क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अलग ही पता चल रहा है कि यार एक सॉफ्टवेयर है, किस चीज़ के लिए? पेमेंट्स के लिए। और फुल फॉर्म याद कर लेना, 2016 में से लॉन्च किया गया है। और ये क्या करता है? पीयर टू पीयर या पीयर टू मर्चेंट ट्रांसफर जो पेमेंट्स हैं उनको अलाउ करता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट। मर्चेंट मतलब कोई बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो हो सकता है गवर्नमेंट की हो सकता है वो प्राइवेट हो। तो ये ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है। एग्जाम्पल देते हैं, आप गए दुकान पे, आपको पीनी है कोल्ड ड्रिंक, आपने 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली, और अब आपने जब ये 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली तो आपको करना है पेमेंट। तो आप क्या कर रहे हो, एक दुकान वाले से पेमेंट करोगे दुकान वाले को। तो दुकान वाला क्या है, एक सेलर ही तो है। तो सेलर जो है हमारे मर्चेंट टर्म्स में, मर्चेंट जो टर्म है इसके अंदर आ जाता है। तो आपने क्या पेमेंट किया, किस मेथड को यूज करके? P2M, यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट किया आपने, या इसको हम तो और फिर है दूसरा पीयर टू पीयर, यानी पर्सन टू पर्सन। मान के चलो आ, आपका कोई दोस्त है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, और आपने क्या किया, उसको हाल गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पैसे भेज दिए। अब जब आपने पैसे भेजे तो आपने क्या किया, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर किया है। आपने मर्चेंट को तो आपका दोस्त जो है वो कोई दुकान वाला तो है नहीं, बिजनेसमैन तो है नहीं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो आपने क्या किया, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर दिया या पेमेंट कर दिया। तो ये भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। आईएमपीएस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है। ये एक पेमेंट सिस्टम्स है, ठीक है। तो हमारी जो यूपीआई है वो आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, बिल्कुल रियल टाइम में पेमेंट प्रोसेस करता है, एक्टिव रहता है 24/7 365। मिनिमम लिमिट इसकी, मिनिमम लिमिट इस 1 रुपी, या कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए ना, तभी तो ट्रांसफर कर पाओगे। तो मिनिमम लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर हम बोल सकते हैं 1 रुपी है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज। फिर ये जो है एलिमिनेट्स द नीड टू एंटर डिटेल। अब हर बार जब हम कार्ड यूज़ करते थे तो हमें अकाउंट नंबर डालना पड़ता था, आईएफएससी कोड डालना पड़ता था, ठीक है, या वो सारी चीज़ें डालनी पड़ती थी, तभी जाके हम कार्ड नंबर डालना पड़ता था, पिन डालनी पड़ती थी, तब जाके पेमेंट कर पाते थे। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था प्रोसेस, लेकिन अब उसने क्या किया है, इसने इस प्रोसेस को ही एंड कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर हमने हमारा अकाउंट लिंक कर रखा है तो हमें सबसे पहले पर्सन को सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा पर्सन जो है भेजना है, उसके नंबर डालो, अमाउंट डालो, कितना पैसा भेजना है, और फिर अपना एक पासवर्ड डाल दो, पिन डाल दो,
और अपने पेमेंट को कंफर्म कर दो। बस बहुत सिंपल प्रोसेस हो गई है। तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा है यूपीआई ने, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। चलो फिर इसके बारे में और पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट इधर है। ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है चीज़ों को, 24/7 365 एक्टिव है। ठीक है, रियल टाइम क्रेडिट कर देगा, एकदम से कोई डिले नहीं है। थोड़ा बहुत डिले तो देखने को मिलता है, जैसे कुछ सेकंड्स या मिनट का, लेकिन हम इस केस में डिले को हम तभी कहेंगे जब वो हाफ एन आवर से ज़्यादा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई ऐसा कौन सा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है जो रियल टाइम में पेमेंट नहीं करता है। फिर है सिंगल ऐप मल्टीपल अकाउंट्स। तो आप सिंगल ऐप में ही मल्टीपल अकाउंट्स को डाल सकते हो, लिंक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही मोबाइल में एक ही अकाउंट आपका लिंक होगा। ठीक है, देखा है ना, हम यूपीआई में कई सारे अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं, जिससे कि जब भी हमें किसी भी अकाउंट से पेमेंट करना हो हम कर पाए इजीली। तो मल्टीपल अकाउंट को सपोर्ट करता है, इंस्टेंट पेमेंट सपोर्ट करता है। फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब इसने क्या किया है, इसने एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दे दिया है हर अकाउंट को। कौन कौन से अकाउंट को, जो कि लिंक्ड हैं हमारे यूपीआई से। तो मान के चलो मैंने एक अकाउंट बनाया अपना बैंक में और उसे लिंक कर दिया यूपीआई से। तो अब यूपीआई वाले भैया जो मेरे को क्या करेंगे, एनपीसीआई भैया ने मेरे को दे देंगे वीपीए। वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये एक यूनिक आईडी होती है और इसी यूनिक आईडी पे हमारा पेमेंट हम लेते हैं या देते हैं किसी और को। तो अगर आपको किसी को भी पेमेंट करना है तो आपको उसकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, ये एक इंसान का फ़ोन नंबर होता है @ लगा के, यहाँ पे बस एक एक्सटेंशन और होता है। एक्सटेंशन होता है किस चीज़ का, उस पेमेंट प्रोवाइडर का, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का। ठीक है, जैसे कि यूपीआई का क्या है, यूपीआई का है @UPI। ये ऐसे ही फ़ोन पे का कुछ अलग है, गूगल पे का कुछ अलग है। तो किसी का नंबर है, मान के चलो 12345678 9, इसको आपको पेमेंट करना है। तो इसका वर्चुअल एड्रेस, अगर आपको इसको यूपीआई पे ही पेमेंट करना है तो इसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो जाएगा @UPI। इस पे आप इसको पेमेंट कर पाओगे इजिली। ये एक डमी नंबर है जो मैंने लिया है। ठीक है, तो क्यूआर कोड पेमेंट्स, अब मान के चलो आपको उसका नंबर वगैरह कुछ नहीं पता, तो आप उसका क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड भी यार एक तरीके का यूनिक कोड होता है जिसको सिर्फ कंप्यूटर रीड कर सकता है। ठीक है, इस क्यूआर कोड को आपने वैसे देखा भी होगा, क्यूआर कोड ऐसा कुछ होता है। ठीक है, उसमें ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बने होते हैं, तो ये यूनिक होता है। इसको कंप्यूटर आपका जो है वो स्कैन, कंप्यूटर या डिवाइस जो है वो स्कैन कर लेता है और आईडी पता कर लेता है कि किस इंसान को ये जाना है। तो क्यूआर कोड भी आपका यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। आपने करा भी होगा, जब भी आप किसी दुकान वाले के पास जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे क्यूआर कोड जो है वो लगा के रखते हैं वो लोग, जिससे कि नंबर टाइप करने की भी कोई झंझट ना हो, सीधे स्कैन किया, कैमरा खोला, स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, बस इतना आसान। ठीक है, तो क्यूआर कोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर है मोबाइल नंबर बेस्ड पेमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो आपकी वीपी है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो आपके मोबाइल नंबर पे बेस्ड होती है। ठीक है, फिर है कलेक्ट रिक्वेस्ट। अब जो ये है, ये रिक्वेस्ट आती है। अब जब भी जो पेमेंट होता है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में होता है, यानी आप किसी ने पेमेंट अगर मान के चलो आपको करना है, तो पहले आपको रिक्वेस्ट आएगी। जैसे मान के चलो आपको किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है, आपने पेमेंट का उनकी साइट पे गए और पे करने का ऑप्शन दबाया, तो वो जो साइट है वो आपकी वीपीए मांगेगी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मांगेगा। आप उसको एंटर करेंगे तो वो आप पे एक रिक्वेस्ट डालेगा। कहाँ पर डालेगा, यूपीआई पे रिक्वेस्ट डालेगा, और फिर आपको उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। जब भी
आप अपना ऐप ओपन करोगे यूपीआई का तो आपका ऑथेंटिकेशन करेगा ये। फिर जब आप पेमेंट करोगे तब भी आपका ऑथेंटिकेशन करेगा। तो इससे जो है हमारा जो पेमेंट है वो सेफ रहेगा। ठीक है। और पासवर्ड तो ये मतलब ये सेफ रखता है चीज़ों को। जब आप ऐप ओपन करोगे तब भी, जब आप पेमेंट करोगे तब भी आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, और ये पासवर्ड अलग भी हो सकते हैं। चलो, इंटर ऑपरेबिलिटी। अब ये क्या, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस यूपीआई लेके आया है वो है इंटर ऑपरेबिलिटी का ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अब आप किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है। मान के चलो एक इंसान है, उसका है एसबीआई में अकाउंट, दूसरा इंसान है उसका है यूनियन बैंक में अकाउंट, और इसको ना पैसे भेजने हैं इसको। तो ये क्या करेगा, सीधा यूपीआई का यूज़ करेगा, इसकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को या इसके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और सीधे पैसे भेज देगा। ठीक है। कोई भी झंझट नहीं है बैंक जाने की या फिर किसी कार्ड से पेमेंट करने की, सिर्फ यूपीआई का यूज़ करेगा। कंडीशन ये है कि दोनों के पास यूपीआई होनी चाहिए, या नहीं सॉरी, कंडीशन ये है कि दोनों के पास अकाउंट्स होने चाहिए बैंक में। ठीक है। तो ये सीधे अपने बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल देगा। समझ गए। अब तुम बोलोगे यार यूपीआई भी तो होना चाहिए। देखो, यूपीआई की ज़रूरत ना सिर्फ सेंड करने के लिए पड़ती है। आपका जो रिसीव मनी मनी जो आप रिसीव करोगे वो तो अकाउंट में ही जाएगा ना सीधे। वो बात अलग है कि आप वॉलेट में ना भेज रहे हो, तो उसके लिए आपको यूपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, या प्रॉपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप अपना वॉलेट क्रिएट कर पाओ। लेकिन यहाँ पे अकाउंट से अकाउंट पेमेंट्स आता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है। यूपीआई बस आपको हेल्प करता है इस काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने अकाउंट से, अपने एसबीआई के अकाउंट से इसके यूनियन बैंक के अकाउंट में डाल दिया। तो ये एक तरीके से हम इसे ये कहते हैं कि ये सारे बैंक के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको एक तरीके से यूपीआई ने लिंक कर दिया है आईएमपीएस के जरिए। बस ये है। ठीक है। तो इंटरऑपरेबिलिटी है इसके अंदर। ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है यहाँ पे, और ये जो है टिपिकली ना चेंज होती रहती है समय के साथ या बैंक्स के कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलो, ऑटो पे मैंडेट भी है। मान के चलो आपने ऑटो पे के वाले बटन को ना एक्टिवेट कर रखा है। ऑटो पे का मतलब है कि आपने ऑटोमेटिकली पेमेंट चले जाएगा। तो अगर आपका, मान के चलो आपने सब्सक्राइब कर रखा है नेटफ्लिक्स के लिए, और नेटफ्लिक्स 200 रुपये पर महीना या 250 रुपये पर महीना चार्ज करता है। अब 1 महीना पूरा हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। तो अगर आपने ऑटो पे अकाउंट को, ऑटो पे वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट कर रखा है, उससे ना 250 रुपये आपके अपने आप कट जाएंगे बैंक अकाउंट में, अगर आपका बैलेंस होगा तो, और आपका सब्सक्रिप्शन दोबारा एक्टिव हो जाएगा बिना आपके कुछ किए। तो ये ऑटो पे का एक फीचर है जो कि बहुत अच्छा है, यूज़ में आता है लोगों के, उन्हें बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है इस फीचर की वजह से। ठीक है। तो ये ऑटो पे को भी सपोर्ट करता है। फिर आते हैं हमारे दो नए ऑप्शन, यानी दो नए तरीके पेमेंट करने के। तो जब यूपीआई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लग गया तो यूपीआई ने कई सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। ठीक है। क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो जब इन्होंने कुछ कमियां फेस करी इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में, तो इन कमियों को फिक्स करने के लिए ये दो नए प्रोडक्ट को लेके आई एनपीसीआई, और इनका नाम रखा यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे। अब ये क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। पर इतना समझा देता हूँ कि यूपीआई लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सपोर्ट करता है। यानी देखो, यूपीआई जो था वो तो सीधी सी बात है इंटरनेट से चलता है। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट होना ज़रूरी है, और एक ऐसा डिवाइस होना ज़रूरी है जो एक इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे। लेकिन यूपीआई लाइट जो है वो आपका ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करेगा। कंडीशन ये है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़े से स्मॉल वैल्यू होने चाहिए, यानी बड़े ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। फिर यूपीआई 123 पे क्या है,
ये कुछ जो ऐसे फ़ोन्स हैं उनके लिए एक फीचर है, इसको हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। फिर एक और बेनिफिट है हमारे यूपीआई का कि भाई जो इनकी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं है कि कभी भी कोई भी आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा या फिर पैसे गायब कर देगा। ये तभी होगा जब आप उसको अलाउ करेंगे या आप अपनी बेवकूफ़ी दिखाएंगे। ठीक है, लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं, उल्टे सीधे ऑप्शंस कर देते हैं, तभी जाके कुछ दिक्कत होगी, वरना नहीं होगी दिक्कत। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड है। ठीक है, ये चीज़ है, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स थे। फिर इम्पोर्टेंस, ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें यूपीआई की? तो यूपीआई की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बात है हर चीज़ को डिजिटल कर दिया। अब जब डिजिटल हो गई चीज़ें तो इनकी जो एसेसिबिलिटी है और कन्वीनियंस है वो चीज़ बढ़ गई। कन्वीनियंस बढ़ गया, एक तो तुम कहीं से भी कर सकते हो पेमेंट, कहीं से भी किसी को भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। और एसेसिबिलिटी बढ़ गई, अब सबके पास ना फ़ोन्स आने लग गए थे। हर किसी, हर जब जब भी देखो किसी को देखो तो हर किसी के पास फ़ोन्स थे। तो यूपीआई ने क्या किया, सब किसी के पास पेमेंट करने की फैसिलिटी हो तो उन्होंने इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिया है जिससे कि जो पेमेंट करने की फैसिलिटी है वो भी सबके पास पहुंच जाए, तो लोगों के पास एसेसिबिलिटी आ जाए और उस चीज़ की भी एसेसिबिलिटी आए जो उनके आसपास नहीं है, बहुत दूर है। समझ गए? जैसे कि कोई ऐसा मार्केट है जो एग्जिस्ट करता है और वो जो पेमेंट्स है उसको आप ऐसे फिजिकली नहीं दे सकते, तो आपने क्या किया, उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। ये तो असेसिबिलिटी बढ़ गई। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है। मैंने कल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब मैंने पिछले वाले लेक्चर में फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से पढ़ाया था कि क्या होता है। अच्छे से नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये है कि हमारे कंट्री के फाइनेंस में पॉपुलेशन का कितना बड़ा रोल है, पॉपुलेशन का जो रोल है या इन्वॉल्वमेंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन दर्शाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक नंबर है वो जो हमें बताता है कि हमारी जो देश की जनता है उसका कितना फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में रोल है। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ही अच्छा होगा किसी कंट्री के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, हर किसी को फाइनेंशियली लिंक करता है ये। ठीक है, इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक करता है। फिर हमें जो है इंडिया को ये पोजीशन करेगा एज अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स। तो इंडिया जो है अगर डिजिटली अच्छा करेगा इसी एक चीज़ में तो उसके इफेक्ट्स बाकी की चीज़ों में भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर लेके सामने लेके आएगा इन द केस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। फिर आता है हमारा भीम। तो भीम क्या है? तो सबसे पहली बात है भीम की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। तो भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसकी फुल फॉर्म में ही इसका बताया गया कि ये एक इंटरफेस है, यानी कि ये बस आप एक समझ लो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है, जो सर्विसेज हैं इंटरनेट पे, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं ऑनलाइन पेमेंट पे, उनको एक्सेस करने में ये हमें मदद करता है। यानी कि आप ये समझ लो जो भीम है वो हमें आईएमपीएस से कनेक्ट करता है। फिर आईएमपीएस जो है वो हमें पेमेंट करने में हेल्प करता है। फिर चाहे वो पेमेंट इंटर बैंक, इंटरा बैंक ऐसे भी हो सकते हैं। इंटर बैंक मतलब दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन, इंट्रा बैंक मतलब एक ही बैंक में पर दो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन। ये तो इसको हमें लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2016 में। ठीक है, और मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, मैंने बताया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको ऐप जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी आप इसकी सर्विसेज को है अवेल कर पाएंगे। एनपीसीआई जी ने बनाया है ये, एनपीसीआई ने, और ये एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है, यानी ये यूपीआई सर्विसेज पे काम करता है। तो अब देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एनपीसीआई जो है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स का रेगुलेट करती है। ठीक है, यूपीआई है एक प्लेटफॉर्म
जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, और यूपीआई जो है वो आईएमपीएस पे बेस्ड है। देखो आईएमपीएस पे कई तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो, और जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो यूज़र यूपीआई की मदद से कर सकता है, अपने नंबर की मदद से कर सकता है, या क्यूआर कोड की मदद से कर सकता है, उन ट्रांजैक्शन को उन्होंने यूपीआई में क्लासिफाई कर दिया है, यूपीआई में डाल दिया है। ठीक है। और फिर भीम क्या है? भीम एक ऐप है जो यूपीआई का यूज़ करता है हमारे ट्रांजैक्शंस को करने में। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है। और धीरे धीरे और चीज़ें आगे जाके क्लियर होंगी। अब देखो यार, जब हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते इनके, क्योंकि कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा ही इनके डिटेल में जाना है, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाना, वरना वो हमारा टाइम और एफर्ट वेस्ट करेगा। चलो, तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये भी हमारे सिक्योर, इजी और फास्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए मदद करता है। और बी आर अम्बेडकर जी के नाम के बाद में इसकी नेमिंग की गई है, भीम। ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनका नाम भीम से शुरू होता था, तो उन्हीं के नाम के बाद इसकी नेमिंग की गई है। चलो, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं थोड़े से। तो यूपीआई इनेबल्ड है, यानी ये यूपीआई पे बेस्ड है। यूपीआई पे बेस्ड है यानी कि एनपीसीआई के थ्रू इसका ट्रांजैक्शन, एनपीसीआई इसके ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करती है। फिर है सिंपल है इसका बहुत इंटरफेस, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने पड़ेंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी, या ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल नहीं करना पड़ेगा। सीधे जाओ, ठीक है, नंबर डालो, यूपीआई आईडी है उसको डालो, या क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट करो, बस हो गया। इतना सिंपल है। तो यूपीआई इनेबल्ड है, ये पॉइंट। फिर है सिंपल इंटरफेस, ये वाला पॉइंट। फिर है डायरेक्ट बैंक टू बैंक। तो यार यूपीआई की सबसे खास बात ये है, भीम की सबसे खास बात ये है कि सीधे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पे बैंक टू बैंक, यहाँ पे मीडिएटर तो एज अ एनपीसीआई काम करता ही है, और भीम काम करता ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने पास पेमेंट नहीं रखते, ये सीधे बैंकों में पहुंचा देते हैं पेमेंट को। तो इंस्टेंटली जो है आपका जो पैसा है वो बैंक के पास आ जाता है। फिर है सेंड और रिसीव मनी, आप सेंड कर सकते हैं और दोनों रिसीव कर सकते हैं, मतलब दोनों काम कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं मनी इसके थ्रू। और इसको आप वीपीए के जरिए, यानी वीपीए आपकी एक आईडी बना देता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो इसके थ्रू कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफसी, इनके भी थ्रू कर सकते हैं। तो मतलब हमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमें जो मनी है उसको कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन देता है। अब जैसे कि अगर आपको कहीं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आएगी मनी की, आपको करना पड़ेगा पेमेंट, तभी पेमेंट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यूपीआई सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि अगर ये डायरेक्टली आपको रिक्वेस्ट भेज देगा, और उस रिक्वेस्ट को फॉलो अप करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। और उस रिक्वेस्ट में जो अमाउंट है, ट्रांजैक्शन है, और वो किसको जा रहा है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है, तो गलती होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और रिक्वेस्ट जो है वो उसी की तरफ से आएगी जहाँ पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने ऑप्शन इनेबल करे हैं पेमेंट करने का। जैसे कि यार अब सब लोग एग्ज़ाम के फॉर्म तो फिल करते ही हैं, है ना। तो एग्ज़ाम के फॉर्म हम जब फिल करते हैं तो आपने देखा होगा SBI MOPS करके रिक्वेस्ट आती है भीम यूपीआई पे। तो वो जो है वो वहीं से रिक्वेस्ट आएगी जहाँ पे आपने ऑप्शन इनेबल किया होगा, और आपको पता होगा कि कहाँ पे जा रहा है ये पैसा, कहाँ पे नहीं जा रहा, कितना जाएगा। तो ये बहुत इजी हो गया है अब हमारे लिए। पहले हमें ढूंढना पड़ता था कि भाई कहाँ पे पेमेंट करना है, कौन से अकाउंट पे करना है, अब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये चीज़ें फिर है यूपीआई भीम की मदद से आप अपना बैलेंस जो है और हिस्ट्री जो है कि कहाँ पे आपने पहले ट्रांजैक्शन किए, कितने किए, तो वो सारा इसमें सब सेव रहता है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकें अपने ट्रांजैक्शंस को। आप ही नहीं, गवर्नमेंट भी आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है। क्यूआर कोड जनरेशन,
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ना क्यूआर कोड का टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि क्यूआर कोड क्या होता है। तो क्यूआर कोड एक एक ऐसा इंक्रिप्टेड कोड होता है जो एक एड्रेस बताता है, एक डिजिटल एड्रेस बताता है किसी भी चीज़ का। वो हो सकता है कोई लिंक हो किसी साइट की, है ना, वो हो सकता है किसी की पेमेंट एड्रेस हो। तो क्यूआर कोड का ये काम है कि वो बस एक किसी भी चीज़ का एड्रेस बताएगा, लेकिन आपके विजुअल फॉर्म में। विजुअल फॉर्म इन का मतलब है कि इमेज के फॉर्म में, और इमेज में भी एक क्यूआर जो कोड है उसी के फॉर्म में, यानी वहाँ पे कोई भी लेटर्स या नंबर्स या सिंबल्स नहीं होंगे। तो क्यूआर कोड की मदद से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं इजीली, और अपना खुद का क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं जिससे कि आपको भी पेमेंट आ सकता है। तो हम शॉप्स पे हमने आजकल देखा है कि क्यूआर कोड के ही थ्रू पेमेंट हो रहा है, जो कि बहुत आसान है। आपको बस अपने मोबाइल में पेमेंट ऐप खोलना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, डिटेल्स एंटर करनी है और बस हो गया पेमेंट। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस आपके कैमरे ने सारा काम कर दिया। क्यूआर कोड को स्कैन किया, यानी कि जब उसने क्यूआर कोड को स्कैन किया तो उसने उस पर्सन का डिजिटल पेमेंट एड्रेस को कॉपी कर लिया और वहाँ पे उसी पे पेमेंट कर दिया। ठीक है। फिर लैंग्वेज सपोर्ट, तो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है यार। आजकल के जितने भी ऐप्स हैं उनमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट्स तो होता ही है। तो भीम का भी ये फ़ायदा है कि ये काफ़ी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ट्रांजैक्शन लिमिट, अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये है कि यहाँ पे लिमिट हो गई है, अब गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी है। तो टिपिकली 1 लाख पर ट्रांजैक्शन एंड 1 लाख पर डे इसकी लिमिट है। और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे कि अगर आप गैलरी से रिक्वेस्ट, अगर आपने गैलरी है आपके और उसमें से आपने क्यूआर कोड में कर रहे हो, यानी क्यूआर कोड आपकी गैलरी में सेव है और आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें से 2000 की लिमिट लग जाती है। ठीक है। ये ऐसे भी कंडीशंस कई सारी एग्जिस्ट करती हैं। यानी जितने जितने मेथड हैं आपके पेमेंट करने के, उन सब में अलग अलग लिमिट्स भी हैं। यूएसएसडी सपोर्ट, तो ये इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस पे मेरे को प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, मैंने की नहीं है। इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा बाद में, इसको आप मिस अभी छोड़ देना। फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी सिग्निफिकेंस का मतलब है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं इसकी। तो सबसे पहली बात है यार, डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। और डिजिटल इंडिया जो एक मिशन है गवर्नमेंट का, उसको भी सपोर्ट करता है ये, क्योंकि अगर हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स करने का एक्सेस होगा तभी हम बाकी चीज़ों को डिजिटली सपोर्ट कर पाएंगे, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया। ठीक है। फिर हमारा जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, अगर ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो अगर उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे तभी वो सर्विसेज कारगर होंगी, वरना तो अगर उसमें ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर वो जो सर्विसेज हैं वो भी किसी भी यूज़ की नहीं रहेंगी। ठीक है। क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस भीम ऐप का यूपीआई को फैलाने में, यानी यूपीआई को स्प्रेड करने में इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। ठीक है। क्योंकि यूपीआई को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यूपीआई जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हमें अपने मोबाइल में या हमें अपने लैपटॉप में या टैबलेट्स में हमें इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। चलो, तो ये था हमारा, अभी और है, कहाँ गया फिर। अब हमारा है तीसरा, रुपे कार्ड। तो रुपे जो कार्ड है वो एक तरीके का प्लास्टिक मनी में आ जाता है। ठीक है। बट क्योंकि ये हमारे एनपीसीआई भैया जी ने बनाया है तो हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो 2012 में एनपीसीआई ने अपना खुद का कार्ड रिलीज़ किया। तो मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल थे, जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। ठीक है। ये सब फॉरेन कंपनीज़ के अवेलेबल थे। तो रुपे ने ये देखते हुए कि यार हमें अपने कंट्री में अपना ही कार्ड चलाना चाहिए,
और अपना इन्फ्लुएंस पैदा करना चाहिए, जिससे कि ना चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने इस रुपे कार्ड को लॉन्च किया। अब ये इंडिया का खुद का डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। अब जैसे वीज़ा है, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड इनका खुद का नेटवर्क होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रहे हैं। तो एनपीसीआई ने अपना खुद का नेटवर्क बनाया और उसको नाम दिया रुपे कार्ड। तो ये इनका कार्ड पेमेंट नेटवर्क है ना। ध्यान दो, जो भीम है हमारा वो यूपीआई बेस्ड पेमेंट नेटवर्क है, और जो रुपे है वो हमारा कार्ड बेस्ड पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड से पेमेंट होगा। फिर तो रुपे को नाम लिया गया है रुपी से, ठीक है, और पेमेंट से। तो रुपी का RUP ले लिया इन्होंने, और इसी पी को कॉमन था यहाँ पेमेंट में भी, तो ए लगा दिया, तो ये रुपये बन गया, ठीक है। यानी रुपी से किया गया पेमेंट, समझ गए। क्योंकि ये इंडिया में ट्रांजैक्शन, क्योंकि इंडिया की करेंसी रुपी है और इंडिया में ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो रुपी में ही होंगे, तो इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है। तो नाम पूछ सकता है कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत रेयर है, बट मैंने एग्जाम्स में देखा है ऐसे क्वेश्चन आते हुए। फिर है इसके फीचर्स क्या हैं। तो डोमेस्टिक फोकस है। देखो हमारा देश है तो वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी तो जो कंट्रोल है देश के इंफॉर्मेशन का, क्रूशियल इंफॉर्मेशन का, वो भी फॉरेन कंट्रीज़ के या फॉरेन कंपनीज़ के हाथ में चला जाएगा। तो इसीलिए आपके देश में आपकी टेक्नोलॉजी का एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डोमेस्टिक फोकस है इनका, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे फोकस है, जिससे कि हम सिक्योरिटी तो इंक्रीज़ कर ही सकें, हम बाकी सारे बैंक्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो हमारा फॉरेन कंपनीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड पे। लेकिन अगर वही कंपनी हमारी देश की होगी तो हमारा उस पर पूरा कंट्रोल होगा, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, क्या इंटरेस्ट रेट होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है, क्या कंडीशंस में आने वाले समय में चेंजेस होंगे। तो ये सब हमारे हाथ में होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी रुपए को लाया गया था। तो इसी का एक तो ये तो है कि यहाँ पे इसका डोमेस्टिक फोकस है ना। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। फिर है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। इन सब कार्ड को रुपे इशू कर सकता है, ठीक है। तो रुपे कार्ड है, यानी रुपे जो है, रुपे कार्ड वो एक पेमेंट नेटवर्क है कार्ड के ज़रिए, लेकिन उसमें भी हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड आ जाते हैं। तो डेबिट कार्ड तो वही है जिसमें आपका डायरेक्टली पेमेंट आता है। क्रेडिट कार्ड वो है जिसमें जिसमें आप पेमेंट तभी कर सकते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोन ले रहे होते हैं बैंक से, समझ गए। और डेबिट कार्ड से हम पेमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी उसमें अमाउंट अवेलेबल हो, ये है। और प्रीपेड कार्ड में हम फिक्स्ड अमाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि मान के चलो मैंने ऐसा कोई कार्ड खरीदा, प्रीपेड कार्ड खरीदा, जिसमें मैं सिर्फ 2000 का पेमेंट कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो सिर्फ 2000 के पेमेंट के बाद उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो प्रीपेड कार्ड वो कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट्स होती हैं, बट ये कार्ड जो हैं वो काफ़ी समय तक चलते हैं, सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं चलते। अगर लिमिट ख़त्म भी हो जाती है तो भी ये यूज़ में आते हैं। और आजकल चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वाइडर रीच है। अब देखो इसमें क्या होता है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है कार्ड पेमेंट में, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, और इंटरनेट हर जगह पहुंच भी नहीं सकता। तो कार्ड क्या है, लेकिन कार्ड हर जगह पहुंच सकता है क्योंकि ईजिली पोर्टेबल है, जेब में रखा लेके चल गए। और बैंक भी आपको आजकल कार्ड दे देते हैं जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये हर जगह इसका एक्सेस है। हर किसी के पास बैंक अकाउंट तो होगा ही, क्योंकि उसे ट्रांजैक्शन करना है। तो अगर बैंक अकाउंट होगा तो उसके पास कार्ड भी होगा, ये आप मान के चलो, उसने लिया ही होगा। तो ये जो है हमारा एक्सेस बढ़ाता है पेमेंट्स का, ठीक है, ये चीज़ है। पर ज़रूरी नहीं कि हर जिसके पास इंटरनेट है उसके पास
यूपीआई की सर्विसेज हों या हर किसी के पास इंटरनेट हो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कार्ड से, ठीक है। कार्ड की जो कॉस्ट है वो आपको एक बार बियर करनी पड़ती है, बट इंटरनेट की कॉस्ट आपको बार बार बियर करनी पड़ती है। तो वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या पॉवर्टी लाइन के आसपास है, ज़रूरी नहीं कि वो इस कॉस्ट को बियर कर पाए, तो इसलिए उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब वो अकाउंट खुलवाएं अपना बैंक में और फिर एक कार्ड ले लें, जिससे कि वो भी इजीली पेमेंट कर पाएंगे। तो वाइडर रीच है इसकी रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे भी अकाउंट्स खुले हुए हैं, जन धन अकाउंट्स खुले हुए हैं, वहाँ पर लोग मनी को एक्सेस कर पाएंगे और पेमेंट्स कर पाएंगे। फिर कार्ड्स का ये फ़ायदा है कि यार सीधे बैंक से कनेक्ट है, बैंक में पैसा आया, उसी पैसे को आप अपने कार्ड्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब अपने देश की चीज़ है, देश के लोगों के लिए बनी हुई है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी हुई है, इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दो, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं वो उनका फर्स्ट मोटिव होता है कि वो पहले पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, और होता भी है तो वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ये है कि वो पहले देश के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो इसी चीज़ की वजह से कि ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है, यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, मान के चलो मैंने 10 रुपये अपने दोस्त को दिए, उसको आइसक्रीम खानी थी, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, तो जो भी मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, मान के चलो मैंने कोई वीज़ा का कार्ड यूज़ किया इस पेमेंट को करने के लिए, वो मेरे से 3 रुपये चार्ज कर लेंगे। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि भाई आपने हमारा पेमेंट यूज़ किया है, आपने इजीली पेमेंट कर पाए हो कन्वीनियंस के साथ, तो इसीलिए हमें ये 3 रुपये दे दो आप एक्स्ट्रा, जिससे कि हम अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाएँ और आप अपने जो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस हैं वो कर पाएँ। तो कन्वीनियंस कॉस्ट हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है, ये अब जो प्राइवेट कंपनीज है इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई रहती है। लेकिन अब क्योंकि भाई रुपए कार्ड है, ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है और प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं है, तो ये भी थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट रखते हैं, बट इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है टीसी वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कंपनीज लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ठीक है। आप समझ में आया होगा। तो इनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो, अगर मैं 10 रुपये का पेमेंट करूँगा तो वो मुश्किल से मुश्किल 1 रुपये के बराबर या उससे भी कम होगी, या पॉइंट्स में भी हो सकती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार पॉइंट्स में कैसे, पैसे तो पॉइंट्स में एग्जिस्ट करते ही नहीं है आजकल के ज़माने में, मिनिमम तो 1 रुपया है। लेकिन देखो, डिजिटल ट्रांजैक्शन का यही तो फ़ायदा है कि वो पैसे को भी डिवाइड कर सकता है पॉइंट्स में, ठीक है। नोट्स और कॉइन्स तो एक ज़रिए है बस कि पैसे को रिप्रेजेंट करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, लेकिन जब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं तो हम उनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर नोट्स और कॉइन्स की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर है सिक्योरिटी। अब क्योंकि ये हमारे देश की चीज़ है, तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में भी काफ़ी हद तक मदद करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ही डेटा रहेगा। दूसरा है जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ईएमवी चिप और पिन जो है, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमें मदद करेंगी हमारे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने में और ट्रैक करने में, ठीक है। जैसे कि आप पिन सेट कर सकते हो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, तब आपको पिन डालना पड़ता है, फिर चाहे वो यूपीआई हो चाहे रुपे कार्ड हो। तो ये पिन आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है कि कोई भी आके आपका कार्ड, मान के चलो किसी ने आपका कार्ड एक्सेस कर लिया, तो कोई भी आपका कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर तरीके से ही हो, फ्रॉड तरीके से ना हो, ठीक है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया, अब कार्ड्स जो है ना वो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ, मान के चलो आपने देखा होगा बस के कार्ड्स हो गए, जो
क्या कहते हैं, जैसे मेट्रो का कार्ड अलग हो गया, बस का कार्ड हो गया, टोल कार्ड या पार्किंग कार्ड जो होते हैं, इनसे भी पेमेंट होता है, इसमें भी आपको बैलेंस फिल करवाना पड़ता है। तो ये क्या है, रुपए ने क्या किया है, इन सबको लिंक कर दिया है। या फिर रुपए के कार्ड से भी आप ये सारे पेमेंट कर सकते हो, तो आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये सारे पेमेंट्स करने के लिए। तो ये भी एक इसकी खास बात है कि इसने एक कॉमन कार्ड क्रिएट कर दिया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये सब इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो अब क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है कई सारी गवर्नमेंट्स के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे कि जापान हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, लिंक कर दिया है रुपए को कई सारे फॉरेन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के साथ, जिससे कि आप विदेश में भी रुपए कार्ड का यूज़ कर पाओ। अभी हर जगह तो नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही लिमिटेड जगह पे है, लेकिन हाँ, इसके फ़ायदे तो हैं ये कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इसको मिल रही है। जैसे जापान की जेसीबी है, उसने इसको एक्सेप्ट किया है फाइनेंशियल पेमेंट के लिए। ठीक है। फिर इंश्योरेंस कवरेज। अब कार्ड्स जो हैं वो आपके इंश्योरेंस को भी कवर करते हैं, तो आपका जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो डायरेक्टली यहाँ से कट जाएगा, वो भी है। ठीक है। और फिर कई सारे ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ओन करते हो तो आपको कई सारे ऑफर्स भी मिलते हैं। फिर लिंकिंग विद यूपीआई। अब देखो, इसको यूपीआई के संग हम लिंक भी कर सकते हैं। तो मान के चलो कभी आप पेमेंट कर रहे हो यूपीआई से, तो उसको आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑनलाइन, अगर आपके पास अगर कार्ड नहीं है अवेलेबल, तो अगर लेकिन कार्ड्स की डिटेल है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ये है। और यूपीआई से डायरेक्ट अपने कार्ड्स में पैसे डाल सकते हो, ये भी है। चलो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये सब। फिर ये तो फीचर्स हो गए। सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने बताया कि डिपेंडेंस डिक्रीज़ कर दिया इसने इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क्स पे, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है इन्होंने सेल्फ रिलायंस। ठीक है। तो यानी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पे रिलायंस लोगों का बढ़ा है, और फॉरेन टेक्नोलॉजी पे रिलायंस जो है, डिपेंडेंस जो है वो कम हुआ है, ये है इसका प्रूफ। फिर है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर दिया है, जो कि पहले प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी, तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विदेश में जा रही थी पहले, अब वो देश में आएगी, समझ रहे हो। मान के चलो वीज़ा मास्टर कार्ड जो थे वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कमाते थे, मतलब लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें से कुछ कुछ पैसे उन्होंने ले लिए, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था बिना कुछ करे, समझ गए। बस उन्हें बैठ के लोगों के ट्रांजैक्शन पे पैसे चार्ज करने हैं, और वो ऐसी करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन अब वही पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने ये वाला मार्केट जो है वो कैप्चर कर लिया है। कंप्लीटली तो नहीं किया है, लेकिन हाँ कर रही है, और बहुत हद तक करा भी है। तो अब आपको रुपे कार्ड जो है वो सीधे मिल जाता है आपको, आपके जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, तो लोग जो है एटीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो एटीएम से अगर उन्होंने अपना डेबिट कार्ड लिया है, उसी से मोस्टली लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आती है बहुत हद तक। ठीक है, कम होती है, लेकिन क्योंकि अब लोग ज़्यादातर पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म से, तो वो कम जो पैसा है वो जब नंबर्स में जब ज़्यादा बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, वो हम आगे आके पढ़ेंगे। तो ये है कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये। ठीक है। इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय मेकिंग कार्ड पेमेंट्स मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट किया है, यानी कि उन लोगों को परव्यू में लेके आए हैं जो पहले इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते थे। कार्ड पेमेंट्स को प्रमोट किया है, जिससे कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स है वो भी प्रमोट हो रहा है धीरे धीरे। अब जितना आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे ना, उतने ज़्यादा पेमेंट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इसी से इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक है। चलो, अब है UPI 123 पे। अब ये जो है UPI 123 पे, ये है हमारे ऑल्टरनेट टू UPI। ठीक है।
और ये भी यूपीआई या एनपीसीआई के द्वारा ही बनाए गए हैं, एनपीसीआई के द्वारा ही बनाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। तो यूपीआई 123 पे आरबीआई ने लॉन्च किया 2022 में। फिर यूपीआई को मोबाइल के लिए, और कौन से मोबाइल के लिए, जो स्मार्टफोन नहीं हैं, जो कीपैड वाले हैं, है ना, या जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनको, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूपीआई 123 पे, या ये प्लेटफॉर्म। और ये यूज़र्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन अलाउ करता है विदाउट ए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। समझ गए? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे देश में जो डिजिटल डिवाइड है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस एंड एक्सेस, हमारे देश में डिजिटल अवेयरनेस बहुत कम है और डिजिटल एक्सेस भी बहुत कम है। तो उसकी वजह से जो डिवाइड आया है उसको फुलफिल करने के लिए और उन बाकी सारे लोगों को इस परव्यू में लाने के लिए डिजिटल पेमेंट के, ये यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया था। और इसमें मल्टीपल मोड्स हैं ऑपरेशन के, यानी कि मल्टीपल मोड्स हैं ट्रांजैक्शन करने के। तो सबसे पहले दिया गया आईवीआर यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। देखा होगा ना, जब आप किसी नंबर पे फ़ोन करते हो तो वहाँ पे एक कंप्यूटर जवाब देता है आपको, प्री रिकॉर्डेड, तो वो होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। यानी कि आपको सिर्फ वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करना है, जैसे बोलते हैं ना कि ये आपको इस मेन्यू पे जाना है तो एक दबाएं, तो बस उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप अपना ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि आईवीआर फैसिलिटी है इसमें। फिर ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी है। तो जो फ़ोन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है उसमें एक सिंपल ऐप भी इन्होंने बना दिया है उसके लिए। मिस्ड कॉल फैसिलिटी भी है, तो इससे आप मिस कॉल दे के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूज़र जो है वो मर्चेंट को मिस कॉल देगा और फिर एक कॉल बैक को रिसीव करेगा अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे उसको अमाउंट और अपना पिन डालना पड़ेगा। ठीक है। फिर है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। तो ये साउंड वेव्स को भी यूज़ कर सकता है पेमेंट करने के लिए या फिर डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि ऑफलाइन है। ठीक है। तो ये, तो आई होप ये समझ में आया होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट करता है, यानी कि उन लोगों को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो लोग हैं नहीं करेंटली इस सर्विस के अंडर। ठीक है। कौन सी सर्विस? फाइनेंस की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज, ये सारी। सिंपल ऑनबोर्डिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करने में। बस आपको बैंक अकाउंट से लिंक करना है, अपना फ़ोन या नंबर, एक पासवर्ड सेट करना है अपने डेबिट कार्ड की मदद से, बस हो जाएगा। फंक्शनैलिटी इजी, मैंने बताया बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। आप इसको कुछ ही किसी भी पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे पेमेंट्स जो हैं वो यूपीआई की वजह से लिंक हो चुके हैं। तो मोबाइल रिचार्ज करवाना है या ट्रांसफ़र करना है, ईएमआई भरनी है, बिल पेमेंट करने हैं, या फास्टैग का रिचार्ज करवाना है, या बैलेंस को चेक करना है, वो सब आप इसी एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ठीक है। फिर फाइनेंस प्रोज में वही आ जाएगा यार, फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट करेगा ये। ठीक है। एक्सपेंड करेगा रीच यूपीआई की। कैशलेस सोसाइटी के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फर्दर हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसको सपोर्ट करेगा। चलो, तो ये था हमारा रुपे कार्ड। और आज इसकी लास्ट स्लाइड, और किधर गया, एनपीसीआई 4, है ना। और लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, ये है यूपीआई लाइट।
तो हमने पढ़ा यूपीआई, हमने पढ़ा यूपीआई 1 2 3 पे, और अब है ये यूपीआई लाइट। तो अब ये क्या भला है, इसको पढ़ते हैं। तो आरबीआई ने इसको भी 2022 में लॉन्च किया था, यानी यूपीआई 1 2 3 पे के साथ ही लॉन्च किया। इसको स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया है, यानी ये जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो लोग करते हैं या करना चाहते हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। जो बड़े ट्रांजैक्शन है उसके लिए नहीं बनाया गया है। छोटे ट्रांजैक्शंस का मतलब है 500 से कम, लेस देन 500, जो कि यहाँ आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, विदाउट रिक्वायरिंग अ यूपीआई पिन फॉर एवरी पेमेंट। अब यूपीआई लाइट में आपको पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पेमेंट करने में। जैसे बार बार पिन हमें डालना पड़ता था ना यूपीआई 1 2 3 में या यूपीआई में, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, अब इसका ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है, ये इतनी सारी चीज़ें क्यों ला रही है, क्या ज़रूरत है? तो देखो, कोई भी जो सिस्टम है उसके कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फुलफ़िल कर पाए। तो बस इन्हीं कंडीशंस को चेंज करते करते और थोड़ा सा लीनियंट होते होते गवर्नमेंट जो है सबको कवर करना चाहती है इस डिजिटल पेमेंट परव्यू के अंदर, ठीक है। तो डीकंजेस्टेंग द यूपीआई सिस्टम बाय टेकिंग लो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम। और तीसरी चीज़ है कि बैंकिंग इंडस्ट्री पे, बैंकिंग सिस्टम पे लोड ना पड़े बहुत ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल अलग करना चाह रही है। तो बाय टेकिंग लो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन हमारे जो देश में होते हैं वो लो वैल्यू ही होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब ये लो वैल्यू होते हैं तो इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि लोग आजकल छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं। चाहे आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, दुकान पे जा रहे हो, छोटे से पेमेंट है, वो सब करने के लिए। पहले जो लोग पैसे यूज़ करते थे, आप वही डिजिटल पेमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह। तो जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए यूपीआई लाइट एक अलग प्लेटफॉर्म को बनाया गया, ठीक है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ऑन डिवाइस वॉलेट है, यानी जैसे कि पहले आप अपने बटुए में पैसे रख के ले जाते थे, 500 का नोट रख लिया या कई सारे पैसे रख लिए। अब ये उसी तरीके लिए ऑनलाइन वॉलेट हो गया आपका, यानी आपके डिवाइस में है ये वॉलेट, और उसमें आपने कुछ पैसे डाल लिए जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट से डाले हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से आपने अपना कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया अपने वॉलेट में। तो देखो, जो यूपीआई में हम पैसों से पैसे का ट्रांसफ़र करते थे वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक होता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप अब ऐप में ही अपना एक अलग वॉलेट बना सकते हैं और उसमें अलग पैसे रख सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार बैंक की ज़रूरत ना पड़े ट्रांजैक्शन करने में, समझ गए। आप यूपीआई का प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें डायरेक्ट, वॉलेट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें डायरेक्ट पेमेंट करने में। तो इससे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा लोड ना नहीं पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि जब लोड नहीं पड़ेगा तो फिर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फास्ट होंगे और सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन इसी लोड की वजह से भी कैंसिल हो जाया करते थे। इसी वजह से लोड को कम करने के लिए ही, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही यही फर्दर प्लेटफॉर्म्स को लाया गया है। उनमें से एक है हमारा यूपीआई लाइट। फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं हम, लेकिन ये पार्शियल फेज में है अभी, यानी कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई लाइट वॉलेट के ज़रिए। पैसा भेजने वाला जो है वो ऑफलाइन कर सकता है, लेकिन जो रिसीवर है वो ऑनलाइन होना चाहिए, तभी वो रिसीव कर पाएगा, समझ गए। तो अभी ये पार्शियल फेज में चल रहा है इसका ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वाला फेज। जब फुल ऑफलाइन में आएगा तो उसमें दोनों ऑफलाइन, यानी कि सेंडर और रिसीवर ऑफलाइन तरीके से कर पाएंगे। उसको अभी प्लान किया गया है। फिर है नो यूपीआई पिन फॉर पेमेंट। इसमें हमें पिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन है और वैसे भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो ही रहे हैं। तो अभी लिमिट लगा दी है 500 पर ट्रांजैक्शन, यानी 500 से ज़्यादा का पेमेंट एक ट्रांजैक्शन में आप नहीं कर सकते। और वॉलेट की भी लिमिट लगा दी है इसमें
कि 2000 से ज़्यादा पैसे वॉलेट में आप नहीं रख सकते। फिर है अनक्लटर्ड पासबुक। अब ये जो है यूपीआई लाइट से जितने भी पेमेंट आप करोगे, ये ट्रांजैक्शन यूपीआई के पास तो रहेंगे लेकिन आपकी बैंक पासबुक में नहीं दिखाएगा ये, जिससे कि जो आपकी बैंक पासबुक है वो जल्दी नहीं भरेगी और वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। ठीक है, क्लीन रहेगी, क्योंकि जो छोटे छोटे पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ओवरलोड मतलब बिल्कुल ही भर देते हैं पासबुक को। तो आपकी जो बैंक पासबुक है वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से क्लीन रहेगी। अब मान के चलो किसी को डेली 10-20 रुपए की ज़रूरत पड़ती है और वो कर देता है, मतलब कोई बंदा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो ट्रैवल करता है, तो उसको डेली 10-20-30 रुपए की ज़रूरत पड़ती है 3-3 4-4 बार। तो इससे क्या है, उसकी जो बैंक पासबुक है वो भर जाएगी ईजिली और उसको जो अपने इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उनको ट्रैक करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हम यूपीआई लाइट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बैंक पासबुक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लीन रहेगी। फिर है सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा। अब देखो यार, सीधी सी बात है यार, किसी भी चीज़ पे जब लोड कम होता है या लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसके काम करने की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कोई इंसान है वो खाना बना रहा है, अगर मैं उससे बोलूँ कि यार आपको एक डिश बनानी है, वन डिश, तो वो आराम से प्रिपेयर कर लेगा उस एक डिश को। लेकिन मैं वहीं बोलूँ कि आपको 10 डिश एक साथ बनानी है, तो तो क्या होगा, तो उसके जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा। हो सकता है कि वो 8 बना ले, मान के चल रहे हम, लेकिन ऐसा भी चांसेस ये हैं कि 2 में वो फेल हो ही जाए या बन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यार लोड ही उस पर इतना ज़्यादा है। तो इस लोड को क्या क्या हम इस बैंक ट्रांजेक्शन पे लोड कम कराए यूपीआई लाइट ने, एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होके। तो जो बैंक के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन पे तो लोड कम होगा ही होगा, उनका सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा। जो ये वाले ट्रांजैक्शन है, जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है, इन पे भी लोड कम होगा और इनका भी सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर है सिक्योरिटी। अब फ़ोन की सिक्योरिटी को यूज़ करता है हमारा यूपीआई वॉलेट, तो ये बिल्कुल सिक्योर है। इसको वही इंसान एक्सेस कर सकता है जिसका फ़ोन होगा, फ़ोन होगा और जिसने पासवर्ड और फिंगरप्रिंट और फ़ोन लॉक को बनाया होगा या सेट किया होगा। सिग्निफिकेंस वही फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बैंकिंग इंडस्ट्री पे लोड कम करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट जनरेट करके देगा क्योंकि लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो है ही है, और फिर गवर्नमेंट के पास आएंगे सीधे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो यार, गवर्नमेंट ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। क्यों? क्योंकि पहले गवर्नमेंट जो है आपके ट्रांजैक्शन को टैक्स नहीं कर सकती थी डायरेक्टली, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हो पा रही हैं चीज़ें, तो अब वो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को टैक्स कर पाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के फॉर्म में। तो ये एक तरीके की मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, ये एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट के द्वारा, और यही कारण है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को कवर करना चाहती है, जिससे कि अगर वो 0.1 रुपये का भी अगर टैक्स लगाए पर ट्रांजैक्शन, तो भी उस गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करेगी। क्योंकि पहले तो यार ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं होता था, किसी ने किसी को 10 रुपये दे दिए, जिसने दिए उसने 10 रुपये दिए और जिसके पास पहुंचे उसके बाद 10 रुपये पहुंचे। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको टैक्स करेगी। तो यानी आपने किसी को 10 रुपये दिए, तो अगर आपको उसको 10 रुपये देने हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे 11 रुपये देने पड़ेंगे, अगर हम 1 रुपये की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माने तो इससे गवर्नमेंट के पास 1 रुपया जाएगा और बाकी आपके पास से 11 जाएंगे और जिस पर्सन को आप भेजना है उसको 10 ही जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो गवर्नमेंट का मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हैं, जितनी बड़ी पॉपुलेशंस होती हैं उनमें उतने ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इंडिया के केस में इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है ये। यहाँ पे हर दिन लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो सोचो, अगर उन लाखों करोड़ों पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा बहुत कम भी टैक्स लगाए ना, तो भी गवर्नमेंट के पास पर डे लाखों करोड़ों की संख्या में रुपए जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है प्रॉफिटेबिलिटी।
तो गवर्नमेंट उन ट्रांजैक्शन को कवर करना चाह रही है और वहाँ से प्रॉफिट कमाना चाह रही है और अपने लिए एक इनकम जनरेट करना चाह रही है, जिससे कि वो फर्दर इस इनकम को यूज़ करके देश में इन्वेस्ट कर पाए, अगर करना चाहे तो। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट करती है, ये सब है। स्पीड को बढ़ाती है और कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री पे बर्डन को है वो कम करती है। चलो, तो यार आज का लेक्चर इतना ही, आई होप समझ में आया होगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे पता है मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट मैं उनको फर्दर आगे वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, तो कुछ मिस नहीं होने वाला। ठीक है, चलो।